किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में डीएपी खाद की पूर्ति हमें कैसे करनी चाहिए। डीएपी खाद डालने का सही समय क्या है। डीएपी की क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, यानी हम यह कह सकते हैं कि डीएपी में जो फास्फोरस उपलब्ध होता है हम ऐसा क्या करें ताकि वो ज़्यादा काम करे। क्योंकि डीएपी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि फास्फोरस तत्व की हमारे पौधे को पूर्ति हो सके। तो एकदम कंप्लीट जानकारी किसान साथियों आपको मिलने वाली है डीएपी खाद के बारे में। बहुत सारे किसान साथी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे ये खादें सही से काम नहीं कर पाती हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा कैसे आप इस खाद की क्षमता बढ़ाएं, इसके साथ क्या क्या प्रयोग करें, क्या क्या नहीं डालें। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी को हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें दो तत्व उपलब्ध होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस। इसमें पोटास की मात्रा नहीं होती है, यानी इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। जितनी भी दानेदार खादें या पाउडर वाली फॉर्म वाली खादें आती हैं उन सभी खादों में अगर सबसे ज़्यादा फास्फोरस किसी खाद में उपलब्ध है तो वो है डीएपी, जिसमें 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं धान की फसल में डीएपी हमें कितना डालना चाहिए। क्षमता के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे आप इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जो नहीं करना है, ये तो आपको वीडियो में पता ही चलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि डीएपी का इस्तेमाल जो है हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे हम जो आंकड़े हैं वो आपको बताएंगे, यानी 1 एकड़ में इतना मात्रा आपको डालना है और धान की हाइब्रिड वैरायटियों में इतनी मात्रा का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो कुल मात्रा की बात की जाए तो कुल डीएपी आपको 30 किलो से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हमने मात्रा तो जान लिया 30 से 40 किलो, जिसमें 10 किलो का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है ये भी आप जानिए। जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं, जो भी धान की वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं उसमें खाद भी तो हमें थोड़ा कम ही देना होता है। तो मान लीजिए आपकी वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन ऐसे ही तैयार हो जाती है। तो ऐसी धान की किस्मों में आपको डीएपी की मात्रा डालनी है 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर कोई धान की वैरायटी मध्यम अवधि में पक के तैयार होती है, जैसे कि 125 दिन, 130 दिन, तो इस वैरायटी में आपको जो डीएपी की मात्रा डालनी है वो डालनी है लगभग आपको 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब मान लीजिए कोई धान की वैरायटी देर से तैयार होती है, जैसे 135 दिन, 140 दिन ऐसे तैयार होती है, तो ऐसी धान की किस्म में आपको डीएपी की मात्रा डालनी है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा में 30 से 40 किलो मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसकी हम क्षमता कैसे बढ़ाएं, यानी डीएपी की हम कैसे पूर्ति करें ताकि ये हमारी फसल में ज़्यादा काम करे। अब एक बात का ध्यान तो आपको देना पड़ेगा कि डीएपी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, फास्फोरस की पूर्ति के लिए। फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है किसान साथियों जो लगभग स्थिर रहता है। स्थिर का अगर हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाएं तो अगर आपने फास्फोरस धान की रोपाई के बाद में इस्तेमाल किया तो बाद में आप डालेंगे तो ऊपरी परत में ही ये रह जाएगा, बहुत नीचे तक नहीं जा पाएगा। जब नीचे तक नहीं जा पाएगा तो पौधे की जड़ों तक ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे फास्फोरस की कम उपलब्धता आपके पौधे को हो पाएगी। आप डीएपी का या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल भी करेंगे और आपके पौधे फास्फोरस ज़्यादा ले भी नहीं पाएंगे, जिससे उसकी जो लाभ है उसमें कमी आएगी। तो बात आती है कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इसको सही समय पे आपको इस्तेमाल करना है। और सही समय क्या है,
खेत की जुताई के समय जब आप अंतिम जुताई करवाते हैं, यानी रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय ही आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल कर देना है, ताकि खेत की तैयारी के समय डीएपी खाद अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए। जब जड़ें नीचे जाएं तो आसानी से फास्फोरस उनको उपलब्ध हो सके। एक बात मैं आपको और बता दूं, दूसरी जो खादें होती हैं वो तो जड़ों के पास चली जाती हैं, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा तत्व है कि ये आपके पौधे के जड़ों के पास नहीं जाएगा। पौधे की जड़ों को फास्फोरस के पास पहुंचना पड़ेगा, तभी वो उसका सही से उपयोग किसान साथियों कर पाएंगी। तो एक तो यही है कि हाँ, क्षमता बढ़ाना, ऐसा कोई खाद नहीं है कि हाँ मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है कि आपने उसको डाला और उसका दुगना लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे फास्फोरस के बारे में अगर हम और ज़्यादा जानें, तो अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 6.5 के बीच में होता है तो फास्फोरस की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी का पीएच इससे कम यानी 5 से कम होगा, यानी अधिक अम्लीय मिट्टी होगी, या फिर अधिक क्षारीय यानी 7.5 से ज़्यादा होगा। वैसे 6 6.5 सबसे अच्छा होता है, लेकिन 5 से कम और 7.5 से 7.4 से ज़्यादा अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस आपके पौधे के लिए इसकी जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाएगी। तो पीएच वैल्यू कैसे चेक की जाती है? पीएच मीटर आता है। आप पीएच मीटर से भी, बहुत सारे तरीके होते हैं, पीएच मीटर भी आसान तरीका है, मार्केट से आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आप बाई कर सकते हैं। पीएच मीटर बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। आप लाइए, मिट्टी चेक करिए, अगर पीएच वैल्यू कम है तो पीएच वैल्यू बढ़ाने या कम करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मिट्टी का पीएच आपके 6 6.5 या 6 7 आप मान सकते हैं, अगर है तो अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो फास्फोरस क्या होता है कि लोहे या कैल्शियम जैसे खनिजों के साथ बंध जाता है, जिससे पौधे के लिए इसकी जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। अब किसान साथियों, अम्लीय मिट्टी में पीएच बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए पीएच 5 से कम है तो आप चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं, सल्फर से भी पीएच मेंटेन होता है। जो अगर आप कमेंट करते हैं कि पीएच कम ज़्यादा कैसे हम अपनी मिट्टी का कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल पीएच भी काफ़ी मायने रखता है। अगर कोई खाद किसी खेत में अच्छे से, आपने खुद ही देखा होगा कि कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि आपके साथ में ही उस किसान भाई ने उतनी ही मात्रा में खादों का इस्तेमाल किया, उसकी फसल काफ़ी अच्छी है, जबकि आपने भी वही खाद डाली, वही वैरायटी आपने लगाई हुई है। लगभग खेत की मतलब जो कंडीशन है सेम ही है, लेकिन हाँ, आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा कम होने की वजह से ये समस्याएं भी आ जाती हैं। तो वैसे तो मिट्टी की जांच करवा लेना चाहिए। अगर आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपके पौधे में, आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व उपलब्ध हैं और किसकी उपलब्धता थोड़ा कम है, ताकि आप उसका ज़्यादा उपयोग किसान साथी कर पाएँ। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि आपको इसका इस्तेमाल पहले ही करना है, रोपाई से पहले। कभी भी किसी भी फसल में, केवल धान की फसल की ही बात नहीं हो रही है, अगर आप कोई दूसरी फसल भी लगाते हैं या धान की सीधी बिजाई भी करते हैं तो बिजाई के समय, गेहूं लगाते हैं तो बुआई के समय, गन्ना लगाते हैं तो नालियों में, सरसों लगाते हैं तो भी बुआई के समय फास्फोरस बेसल डोज वाली खाद आपको पहले ही अंतिम जुताई के समय ही लगभग सभी फसलों में आपको इस्तेमाल करना है। क्या गलती नहीं करनी है? पहली गलती तो आपको पहले इस्तेमाल करना है, बाद में डालेंगे तो काम नहीं करेगा। और अगर बाई चांस आपने थोड़ा कम मात्रा में इस्तेमाल किया हुआ है, तो जो फास्फोरस वाले कुछ घुलनशील खादें आती हैं, जैसे आपको नैनो डीएपी देखने को मिल जाती है, आपको कुछ एनपीके आते हैं जैसे 1261 इसमें भी फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। तो इनके द्वारा भी नैनो डीएपी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल अब जानते हैं कि डीएपी काम क्यों नहीं करती है, क्या गलती हम और कर देते हैं। कई बार हम जो बुआई के समय या रोपाई के समय, अगर आप धान की खेती करते हैं तो हम उसके साथ जिंक मिला देते हैं। खासकर धान में हम जिंक अवश्य डालते हैं, और धान की फसल में जिंक अगर आप रोपाई के समय डालेंगे तो इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान ज़्यादा कैसे होगा? डीएपी के साथ अगर आप जिंक मिलाते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। ये अघुलनशील होता है, पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, मिट्टी में रहेगा लेकिन पौधे भोजन के रूप में किसान साथियों ले नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लीजिए आपने पहले ये गलती की हुई है, तो इसका उपाय भी होता है। आप फास्फोरस घुलनशील जीवाणु का उपयोग कर सकते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में जो अघुलनशील फास्फोरस होता है उसको पौधे के लिए घुलनशील रूप में बदल के उसको उपलब्ध करवाता है। तो आप
पीएसबी का उपयोग कर सकते हैं बीज उपचार के रूप में, या सीधी मिट्टी में इसका उपयोग किसान साथियों किया जा सकता है? अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसके ऊपर भी किसान साथियों वीडियो आपके लिए बना के बहुत जल्द लाएंगे। तो जो भी आपको वीडियो देखना हो आप कमेंट किसान साथियों कर सकते हैं। फिलहाल 2 बातें जो विशेषकर आपको ध्यान देना है, हमेशा फास्फोरस वाली कोई भी खाद हो, चाहे आपका डीएपी हो, चाहे आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो, या कोई भी दानेदार एनपीके हो, इनका इस्तेमाल बेसल डोज वाली खाद के रूप में आपको अंतिम जुताई के समय ही करना है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे जिंक 33% वाली हो, चाहे 21% वाली हो। अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में ही करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद ही करें तो बेहतर रहेगा। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है कि जिंक आप मिट्टी में डालें या स्प्रे करें, कौन सा तरीका अच्छा है। तो मेरी पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको एकदम कंफर्म मात्रा वगैरह बताई हुई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।